चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म हो चुका है। शीतलहर बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन अगर कहीं कोई गर्मी है तो वो चुनाव की गर्मी है। तापमान बढ़ा हुआ है। जनता की जुबानी चर्चा शुरू हो चुकी है। अब सबको अपनी सरकार बनाने की और सबको अपने जनप्रतिनिधि का इंतजार है कि आखिरकार हमारा जनप्रतिनिधि कौन होने वाला है। प्रदेश से लेकर के जनपद तक की बात करेंगे हम, चूँकि चित्रकूट जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुज सिंह यादव हमारे साथ हैं। ये एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को सिर्फ परिवार की चलते नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा के दम पर संभाला है और लगातार समय समय पर साबित भी किया है। इनका सफ़र सड़क के संघर्ष से लेकर के जेल तक था और योगी सरकार में ही जेल जाने वाले एक ऐसे जिला अध्यक्ष जो दर्जनों साथियों के साथ जेल गए, वापस आए और वापस सक्रिय हुए दुगने जोश के साथ। देखते हैं आज इनका जोश नापते हैं कि वो जोश कैसा है विधानसभा चुनाव में। तो नेताजी जोश कैसा है आने वाले इस चुनाव में? जिस तरह पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में लहर चल रही है समाजवादी की पार्टी के प्रति, उससे हर कार्यकर्ता का जोश 10 गुना बढ़ा हुआ है। और ये जोश 2022 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने के बाद ही जोश कम होगा हम लोगों को। अच्छा, जब आप जेल गए, जेल की कहानी थोड़ा जनता को बताइए। तो देखिए, हम लोगों ने तमाम मुद्दों को लेकर करबी के ट्रैफिक चौराहे में योगी सरकार का पुतला फूंकने का काम किया, जिसके तहत हम लोगों को राजद्रोह जैसी गंभीर धारा लगा के मुझको, मेरे 12 साथियों को जेल भेजने का काम योगी सरकार ने किया। उनके जनप्रतिनिधियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरह अनुज यादव जी को जेल भेजा जाए, इनके कार्यकर्ताओं को भेजा जाए। चूँकि पंचायत चुनाव था और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया था कि हम 17 में से 17 सीटें हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक कुचक्र रचा। और चूँकि ये लोकतंत्र की परंपरा है कि विरोध प्रदर्शन करना, पुतले फूंकना, ये तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम लोग सरकार के नाकामियों को उजागर कर रहे थे, जनता को बताने का काम कर रहे थे, जिसके तहत इन्होंने इतनी बड़ी गंभीर धारा लगाई जो शायद महात्मा गांधी जी के ऊपर हमारी लगी थी। और उसके बाद तमाम नेताओं, तमाम क्रांतिकारियों के ऊपर वो धाराओं का प्रयोग किया गया। ऐसी धारा लगाने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के प्रशासन ने हमको जेल भेजने का काम किया। मेरे 12 साथियों को, जिसमें मेरे सहित 12 लोग हम लोग जेल गए थे। और हम लोग 3 साढ़े 3 महीने जेल में रहे। कुछ साथी हमारे 4 5 महीने रहे। और 4-5 महीने बाद, जेल के बाद हम लोगों को, जैसे हम लोग माननीय उच्च न्यायालय ने हमको रिहा किया, जमानत दी, तो हम लोग दुगने उत्साह से समाजवादी पार्टी के आंदोलन में फिर लग गए। और हम लोग कहते चिलम लगा दिया था। देखिए, हमने विरोध प्रदर्शन का अपना तरीका था। हमने योगी जी के का पुतला दहन किया था, उनकी नीतियों के विरुद्ध, जो उन्होंने लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, आए दिन कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, महंगाई बढ़ रही थी, डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग 12-15 लोग कार्यालय में बैठे थे। हम लोगों ने ट्रैफिक चौराहे तक प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंकने का काम किया, जिसके तहत ये धारा लगा दी गई और हमको जेल भेज दिया गया। तो जेल क्या ये मुद्दा तो बनेगा ना आपके वर्ग में, समाज में, किस तरह से जेल गए, तो वो मुद्दा तो बनेगा? नहीं, हम लोग तो माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। और जेल भेजने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हम 12 लोगों को लोकप्रियता में और इजाफा कर दिया। उसी समय शायद कुछ हत्या भी हो गई थी जेल के अंदर। जेल के अंदर इनकाउंटर क्या, हत्या कर दी गई 2 कैदियों की। और उसके बाद जिसने मारा था उसका पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। वो शायद अंशुल दीक्षित नाम था, ऐसा अंशुल दीक्षित था। और एक मिराज और एक और थे मुकीम काला, उनको पहले अंशुल दीक्षित ने मारा और उसके बाद अपनी बैरक में पुनः आया। और जब अंदर घुस गया तो यहाँ से जब पुलिस पहुँची बाहर से, जेल का स्टाफ चूँकि छिप गया था, क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल थी, तो जब जेल का स्टाफ छिप गया तो बाद में जब यहाँ एसपी साहब को, डीएम साहब को वहाँ से जेल से सूचना दी गई कि यहाँ वो हो गई, हत्या हो गई जेल में, तो जब यहाँ से पुलिस फोर्स पहुँची तो उसको, जब वो अपनी बैरक में बंद था, बैरक में घुस के उसको पुलिस ने मार दिया। अच्छा, जो सुनी सुनाई कहानी है कि अंशुल दीक्षित को ये कहा गया था कि हम तुमको जेल से निकाल लेंगे और बड़ा नेता बना देंगे, लेकिन अंततः उसको वहीं जेल के अंदर शूट कर दिया गया। और इत्तेफाक से वो ब्राह्मण ही है। तो ये जो ब्राह्मणों का मुद्दा थोड़ा थोड़ा गर्म है। वहाँ जो हम लोग को जानकारी, चूँकि हम लोग की बैरक थोड़ा हाई सिक्योरिटी के पीछे ही थी, ईद का दिन था। ईद की सुबह वो बाकायदे अपनी बैरक से निकला और हाथ में पिस्टल लिए था
और उसने सबसे पहले पीसीओ से फ़ोन लिया एंड्रॉयड सेट, चूँकि जेल में हाई सिक्योरिटी वाले कैदियों को, हम लोगों को तो फ़ोन वोन अलाउ था नहीं। हम लोग अगर चाहते भी तो घर वालों से बात हम लोग की नहीं कराई जाती थी, और सारे कैदी हम लोग, चूँकि जितने भी हमारे साथी थे वो परेशान थे, घर वालों से बात नहीं कराई जाती थी, और उनको हार्ड कोर क्रिमिनल जैसे हम लोग हों इस तरह जेल वहाँ हम लोग के साथ व्यवहार कर रहा था जेल प्रशासन। और हम लोगों ने देखा उस दौरान जब हम लोग का कोई सामान वामान जाता था, कुछ सामान चला जाता था, जैसे बाहर से कपड़े वपड़े जाते थे, तो हम लोग देखते थे कि हाई सिक्योरिटी के कैदी बड़ी बड़े एंड्रॉयड सेट लेकर और घंटों बात करते थे, व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ये सब उनका चलता था। हम लोगों ने देखा तो वो बताते हैं कि उसने अंशुल दीक्षित ने हाथ में पिस्टल लिया और पिस्टल लहराते हुए एंड्रॉयड सेट वहाँ से ले आया, ऑफिस से एंड्रॉयड सेट लिया और किसी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाते हुए उसने सीधे मुकीम काले, चूँकि मुकीम काला की बैरक वहाँ थी, अस्थाई बैरक थी, कोरोना काल चल रहा था, तो अस्थाई बैरक में उसको 7 दिन पहले आए हुए थे, तो वही जाके उसके सीधे पहले उसको गोली मार दिया। उसके बाद फ़ोन करते हुए उसने वीडियो से फ़ोटो, किसी को फ़ोन किया, फ़ोन से वीडियो कॉलिंग करके उसको फ़ोटो दिखाई कि मैंने इसका काम तमाम कर दिया है। फिर वहीं से मुड़कर उस गया है अपनी हाई सिक्योरिटी बैरक में जहाँ पे मेराज बंद था, उसको भी वहीं मार दिया और उसकी भी वीडियो और फ़ोटो दिखाया कि इसका भी काम तमाम हो गया। और उसके बाद उसने किसी से फिर कान में लगा लिया फ़ोन, और कान में लगाने के बाद वो फिर बाद में उसको बताते हैं कि निर्देश कोई देता गया, उधर से कोई फ़ोन आ रहा था उससे, जिससे बात हो रही थी, तो उसने मोबाइल तोड़ दिया, सिम को भी तोड़ के फेंक दिया और अंदर बैरक में घुस गया। जब इधर से प्रशासन पहुंचा तो उसको बातारेसन उनकी बातचीत हुई, उसके बाद पीछे से उसके इनकाउंटर उसका कर दिया था। अच्छा, इसी भाजपा शासनकाल में 2 मासूम बच्चियों का अपहरण होता है, इसके बाद हत्या हो जाती है, पूरा पुलिस प्रशासन फेल हो जाता है, और गुंडा राज भ्रष्टाचार के खिलाफ इन लोगों ने नारा दिया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार में गुंडा राज तो एकदम कायम हुआ है, गुंडा राज कहीं ख़त्म नहीं हुआ है। इस सरकार में ये हालात है कि एसपी फरार है, 1 लाख का इनामिया एसपी फरार है, आज तक नहीं पकड़ पाई योगी सरकार। और उन्हीं के योगी सरकार के ही बिरादरी का एक माफिया 25,000 का माफिया खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है। तो इसी स्पष्ट उदाहरण है कि इन्होंने क्या स्थिति किया है प्रदेश में, किस तरह गुंडा राज चल रहा है। अच्छा, इस बार जनता के पास आप किन मुद्दों को लेकर के जाने वाले हैं? देखिए, जनता के पास माननीय अखिलेश यादव जी के विकास को लेकर जाएंगे। 2012 से 17 के बीच जिस तरह माननीय अखिलेश यादव जी ने चित्रकूट के लिए विकास की सौगातें दी, चाहे आपका बच्चों के लिए रहा हो, खेलने के लिए स्टेडियम, चाहे आपके राजापुर और मानिकपुर में नई तहसील देने का काम रहा हो, चाहे राजापुर और कौसाम्बी को जोड़ने वाला पुल रहा हो, चाहे करबी शहर में ओवर ब्रिज रहा हो। इसके अलावा माननीय अखिलेश यादव जी ने रामघाट का सौंदर्यीकरण कराया, परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण कराया, और उत्तर प्रदेश में पहला रोपवे देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने लक्ष्मण पहाड़ी में किया। इसके अलावा भगवान कांतानाथ जी को 3 तरफ से 4 लेन सड़कों को जोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, जो 18 किलोमीटर की 4 लेन सड़क है, 3 टुकड़ों में बनी हुई है। आपके श्रीरामपुर से खोही, और फिर आपके श्रीरामपुर से खोही, और एक खोही से आपके बेड़ी पुलिया और यूपीटी चौराहे तक 3 तरफ से भगवान कांतानाथ जी के मंदिर को 4 लेन सड़क से जोड़ने का काम किया। आपके कलेक्ट्रेट से देवंगना तक, हवाई पट्टी तक सड़क देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आपके भरतकुप मंदिर से कलिंजर संपर्क मार्ग तक, ऐतिहासिक कलिंजर मार्ग तक, ऐतिहासिक कलिंजर मंदिर तक माननीय अखिलेश यादव जी ने संपर्क मार्ग देने का 15 शायद 18 किलोमीटर सड़क देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इन विकास को लेकर हम माननीय अखिलेश यादव जी के विकास को लेकर जनता के बीच बताने का काम करेंगे। जिस तरह उन्होंने जब चित्रकूट में विकट सूखा पड़ा था तो उस समय राहत पैकेट देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। राशन तो वो भी बांट रहे हैं, 84,000 पेंशन देने का काम किया। तो ये राशन के नाम पर सड़ा गला दे रहे हैं और केवल 5 किलो गेहूं बद दे रहे हैं, तो ये कोई राशन थोड़ी। माननीय अखिलेश यादव जी ने देसी घी देने का काम किया, हल्दी देने का काम किया, नमक देने का काम किया, चीनी देने का काम किया। उन्होंने तमाम ऐसी योजनाओं को देने का काम किया जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये केवल जितने का गेहूं नहीं, उससे कहीं अधिक इनका झोला महंगा नहीं। आपकी आवाज़ को सुनते हो लोग बहुत अच्छे से, आप लोग ऐसी बात करते हैं, और देखिए उसके बाद नमक आ गया, घी आ गया, बहुत सारी चीज़ें। नमक में बताते हैं कांच मिली हुई है नमक। कई आज सुबह मुझे भी लोगों ने वीडियो देखा उसका, कई लोगों ने हमारे पास भी भेजा है कि नमक में कांच का टुकड़ा मिला के दे रहे हैं। और ये जो दे रहे हैं आपके इधर गेहूं भुना हुआ गेहूं दे रहे हैं, बताइए 5 किलो। और उसमें भी केवल प्रचार का माध्यम। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब आपका
राहत पैकेट देने का काम किया, तो बड़ा सा गत्ता रहता था, उसमें किसी प्रोडक्ट में माननीय अखिलेश यादव जी की फ़ोटो नहीं लगी है, और उसमें हर चीज़ रहती थी, आपका नमक से लेकर हल्दी, आपका घी, आपका उसमें चावल, उसमें आटा, तमाम ऐसी चीज़ें उसमें थी, लेकिन किसी प्रोडक्ट में उनकी फ़ोटो नहीं लगी थी। आप इन लाल लोगों ने टोपी फ़ोटो लगा दिया। आप लाल टोपी पहने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कहा कि लाल टोपी खतरे का निशान है। उन्होंने आपका खतरा भी याद दिलाया। एक खतरा आप यहाँ भी कर देते हैं, फीता जा करके काट आते हैं, फीता भी लाल होता है, तो ये खतरा कैसा आप तो उत्पन्न कर हमारी रहे हैं? सरकार की जो योजनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन योजनाओं में 100 रुपये का पेंट लगा के पहुंच जाते हैं कि हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने दिया। बस अड्डा किसने देने का काम किया? आपको मालूम होगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने 13 करोड़ लागत का बस अड्डा, अंतर्राज्यीय स्तर का बस अड्डा देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। रोपवे का इन्होंने अपना बताने का काम किया, उससे पहले हम लोगों ने फीता काट दिया। ट्रैफिक चौराहे का, बस अड्डे का जो इतना सुंदर बस स्टॉप बना है, उसका इन्होंने फीता काटने का काम किया, उससे पहले हम लोग काट आए। जब बस अड्डा तो बन गया, पर चित्रकूट डिपो आज तक बसें नहीं दिख रही हैं, वो कौन देगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नहीं हो पाएगा। ये केवल सपा के कामों में केवल 100 रुपये का पेंट लेके पहुंच जाते हैं, बाकी इनके बस का कुछ नहीं है। 2022 में इसको भी हम लोग डिपो कराने का काम माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध करेंगे 2022 की सरकार में। क्योंकि हमारा कार्यक्रम भी देखिए ये है कि क्या स्वाद है चुनाव का, तो हम स्वाद तो देना चाहते हैं, और स्वाद जनता भी देती है, हार का, जीत का, तो जनता को कम से कम स्वाद तो मिलना चाहिए। चित्रकूट डिपो आज तक नहीं बन पाए, पूरे 5 साल पूरे होने वाले हैं, जनता को इंतजार था कि चित्रकूट डिपो होना चाहिए। देखिए, सही कह रहे हैं, चित्रकूट डिपो होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी की सरकार में लोहिया ग्रामीण बस सेवा भी यहाँ चलती थी, आपके यहाँ से मारकुंडी तक। उस योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया, बस को भी बंद कर दिया। अब बताइए, कोई नई बस चलने का काम इन लोगों ने नहीं किया, ना तो कोई नई ट्रेन देने का काम किया। ये केवल और केवल उन्हीं कामों को रटते रह गए, इनका कोई नया काम नहीं है। इनके जो काम है तो कहीं गड्ढे में सर्किट हाउस बना रहे हैं, कहीं तालाब में भूमि पूजन कर आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई काम अभी तक नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं काम दमदार, ईमानदार सरकार, तो चित्रकूट के अंदर आपको कितना दमदार काम नज़र आया और कितनी ईमानदारी नज़र आई? आपको पहले से कम भ्रष्टाचार लगता है या पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ भ्रष्टाचार नज़र आया? कम शब्दों में स्पष्ट बोलिएगा। देखिए, इनका ना तो काम दमदार है, ना सोचे ईमानदार है। आप मंत्री जी के कामों को ले लीजिए, चाहे विधायक जी के, चाहे सांसद जी के, यहाँ के जनप्रतिनिधि केवल बालू में मस्त हैं। और जो मंत्री जी हैं आपके PWD राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के, तो उनका ये हाल है कि उन्होंने कोई नई सड़क देने का काम चित्रकूट में नहीं किया। और जितना भी सड़कें आज गड्ढा युक्त है, वो माननीय मंत्री जी की ही देन है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसको गड्ढा मुक्त इन्होंने किया हो। गड्ढों के नाम पर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। सड़कों के नाम पे जो माननीय अखिलेश यादव जी के समय सड़क थी, उनके अलावा कोई नई सड़क देने का काम माननीय मंत्री जी ने नहीं किया। और मैं आपको रिकॉर्ड दे दूं कि जनपद चित्रकूट में 1 दर्जन ऐसी PWD विभाग ने 1 दर्जन सड़कों का केवल फर्जी भुगतान कर लिया, जबकि वो धरातल में सड़कें ही नहीं बनी है। सपा सरकार में उनकी जाँच की जाएगी और उन दोषी अधिकारियों को जेल भेजने का। आपको नहीं लगता कि आप एक ऐसे मंत्री पर हमला बोल रहे हैं जो कलयुग में सबसे ज़्यादा ईमानदारी के लिए चर्चित मंत्री रहा हो? राजा हरिश्चंद्र के बाद मुझे लगता है उनकी चर्चा रही है। उन्होंने ये तक कहा था कि मैंने अगर घूस खाया हो तो मांस खाया, और ऐसी ईमानदारी पर हमला। देखिए, अभी इन्हीं के एक प्रतिनिधि पकड़ गया था, बालू उसमें। इनका एक प्रतिनिधि कौन है? आपके यहाँ के थे, तिरहार के, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में हमको तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उनके लड़के के नाम बालू में अवैध खनन में FIR हो गई थी। उनको मंत्री जी ने लास्ट में कहा कि मेरा प्रतिनिधि ही नहीं। एक सीतापुर में इनका एक प्रतिनिधि था, उसके ऊपर भी कई केस लगे थे, कई केस उसमें लग गए थे, तो उसमें भी इन्होंने सफाई दिया कि मेरा प्रतिनिधि ही नहीं है। और ईमानदार तो बहुत हैं, ईमानदार इतना नीचे चोरी हो रही, ऊपर ईमानदार बने हुए। PWD में 1 दर्जन सड़कें ऐसी हैं जिनका अब तक भुगतान हो चुका, जबकि धरातल में वो सड़कें ही नहीं बनी हैं। तो ये कहाँ कैसा अब इनका ईमानदारी रहेगी? क्योंकि स्थानीय स्तर पर पिछली बार इस तरह का चुनाव हुआ था कि हर बार कह दिया जाता था हमको दादू मिलते हैं, गुंडे मिलते हैं, भैया मिलते हैं, इनसे बच करके काम करो तो शिक्षित विधायक मिल जाए। तो शिक्षित विधायक कितना चरितार्थ रहा, ये भी तो देखने वाली बात है। तो उनका आप विकास देख लीजिए ना, आप मानिकपुर में देख लीजिए। मानिकपुर में ये हाल है कि मानिकपुर की ये दशा है कि मानिकपुर में जिस तहसील में वहाँ के विधायक जी गरजते हैं कि सपा सरकार में कोई शासन, कोई काम नहीं हुआ, उसी तहसील में खड़े हैं जो सपा की देन है। विधायक जी ने कहा था कि हम काजू की फैक्ट्री लगाएंगे, काजू की फैक्ट्री नहीं बनी। एक और कौन सी फैक्ट्री गिना रहे थे
कि हम कौन सी फैक्ट्री अभी बनाएंगे, वो फैक्ट्री का पता नहीं है। तिरहार का भी एक मुद्दा याद आ गया, आपने तहसील का नाम लिया। ना तो कोई सड़कें इन्होंने देने का काम किया। वहाँ के विधायक जी केवल गांव में लड़ाई कराने के अलावा कुछ नहीं किया, पार्टी बंदी के अलावा एक विकास उन्होंने भी नहीं किया। सांसद जी का आप विकास देख लीजिए, कोई एक ना तो पुल बनाया ना पुलिया इन्होंने बनाई है। कोई बता दीजिए इन लोगों ने यहाँ तीन जनप्रतिनिधि चित्रकूट की जनता ने दिया, कोई एक पुलिया बनाने का काम किया हो तो मैं आपको ऐसे ही तिरहार का एक मुद्दा है सरधुआ ब्लॉक, पहाड़ी ब्लॉक बहुत बड़ा हो जाता है, स्थानीय मुद्दा है, तो क्या सरधुआ ब्लॉक आपकी सरकार आने पर बन सकता है? देखिए, हमारी सरकार में एक सरधुआ के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, क्योंकि फिर सरकार हम लोग की चली गई और नहीं हुआ, जबकि वहाँ होना चाहिए। हम लोग अनुरोध करेंगे और वहाँ थाना रिकमेंड हो चुका है शायद सरधुआ के लिए, तो वहाँ ज़रूरी है, क्योंकि तिरहार का पूरा उधर से काफ़ी दूर पड़ जाता है उधर का मामला। क्योंकि उसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने एक समस्या लोगों को देखते हुए कि लोग जब कोई तहसील का कचहरी का काम पड़ता था तो लोग कर भी भागते हुए आते थे। उस समस्या को काफ़ी हद तक माननीय अखिलेश यादव जी ने तहसील देकर, राजापुर में जो तहसील दिलाई है वो, उससे काफ़ी लोगों को निजात मिल गई है। वहाँ के कम से कम 50 गांव जुड़े हुए हैं जो राजापुर तहसील से, अपने पहाड़ी के उधर से टोटल राजापुर तहसील से जुड़े हुए हैं, जो लोगों को लाभ मिल रहा है। तो ये प्रस्ताव भी हम लोग देंगे कि वहाँ कोई ब्लॉक बन जाए, जिससे वहाँ विकास के तमाम योजनाएं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो तिरहार में 1 दर्जन पुल देने का काम किया, चाहे आपके अग्रहुड़ा का रहा हो, चाहे आपके ममसी का पुल रहा हो, चाहे आपके कनकोटा का पुल रहा हो, ये पुल देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और सबसे बड़ी सौगात राजापुर वासियों को, तिरहार वासियों को अगर किसी ने देने का काम किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, जो कौशाम्बी से जोड़ने का काम किया। क्योंकि पहले कौशाम्बी से नहीं जुड़ा था, तो वो हमारा पिछड़ा हुआ पूरा एरिया था। जब से कौशाम्बी में पुल बन गया आपके महेवा में, तब से वहाँ के विकास के नए आयाम हो गए। जो भी सड़कें माननीय अखिलेश यादव जी ने बना के दिया था, आपके चाहे राजापुर से कमासिन ले लीजिए, उधर आपके ले लीजिए अर्की से उधर बरद्वारा तरफ हमारी सरकार में एक योजना, एक सड़क बनी थी, एक आपके यहीं से बनी थी आपके चिल्लीमल होते हुए। उस सड़क को अभी किसी ने फ़ोटो डाला था कि उस सड़क में अब तो बड़े बड़े तालाब हो गए। उस सड़क की ये हाल है कि वहाँ 1 दर्जन गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन उस सड़क में कहीं कोई एक काम नहीं हुआ, वहाँ केवल धूल उड़ रही है। ये सपा सरकार की देन थी। सपा सरकार में अच्छी सड़कें बनी थी तिरहार में, लेकिन इस सरकार में एक भी सड़क में तिरहार में काम नहीं हुआ। अच्छा, तो मुझे लगता है कि देखिए, आपकी हमारी चर्चा तो लगातार पूरे चुनाव में होती रहेगी, और मैं चाहता हूँ कि जनता तक एक स्पष्ट संदेश अभी से पहुँचे, क्योंकि जनता भ्रमित ना हो अपने मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दे पर टिकी रहे। और होता क्या आया है कि लगातार जब भी चुनाव होता है तो बड़े बड़े नेता, चाहे आपका दल हो चाहे उनका दल हो, ध्रुवीकरण करने की बहुत कोशिश करते हैं, और वो ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं हर बार जनता के साथ एक छल उत्पन्न कर देता है। इस बार भी हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। 80 और 20 का नारा आ गया है, कल परसों से 85 और 15 का नारा चलने लगा है। ये चीज़ क्या कहते हैं, जनता के साथ बहुत बड़ा छल है। इससे कैसे आप बचेंगे कि जनता आपके विकास को याद रखे और जातिवाद और हिंदुत्व से अलग हटके, मतलब एक ध्रुवीकरण से अलग हटकर के विकास के नाम पर मतदान हो, ये कैसे हो सकता है? देखिए, जनता सब जान चुकी है यहाँ की, चित्रकूट की, और उनको ये भी पता चल चुका कि 5 साल कितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अत्याचार किया है। हालात ये हो गए कि जो अभी इनके नए नए ब्लॉक प्रमुख बने हैं, वो प्रधानों तक को धमका रहे हैं कि हफ्ता दो। ये हाल है। हाँ, इस सरकार में तमाम ब्लॉकों में शिकायत आई कि प्रधानों को धमकाया जा रहा है, आपके सचिवों के माध्यम से मना किया जा रहा है कि फलाने प्रधान का इतना हफ्ता भिजवाओ, नहीं उसको प्रधान ही नहीं करने देंगे। तो इनसे हर वर्ग अजीज आ चुका है, इनसे हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग पूरे समाज का आज समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इनका कहीं कोई एजेंडा काम नहीं आएगा। इनके पास केवल एक ही एजेंडा होता है, वही हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, मुसलमान को हिंदू से लड़ाना, सिख को ईसाई से लड़ाना। इसके अलावा जब भी जनता यहाँ क्वेश्चन करेगी कि महंगाई कब कम होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे वंदे मातरम गाओ। जब जनता पूछेगी कि आपके डीजल पेट्रोल के दाम कब कम होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगण मन गाने लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी जनता जान चुकी है। दोनों सीटों से भारी बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी को विजयी बनाकर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को
भारी बहुमत से विजयी बनाकर 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जनता जा रही है। जी, तो ये थे हमारे साथ चित्रकूट समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुज सिंह यादव, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सड़क से लेकर के जेल से लेकर के और जनता के मुद्दों की बात की। आपने हमारे साथ आज जेल की बातें भी सुन ली कि जेल के अंदर हुआ क्या था, और ये चूँकि जनता भूल जाती है, इसलिए हम बार बार याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस हकीकत को पहचानिए, समझिए, और फिर अपने मताधिकार का प्रयोग जब आप करेंगे तब आप एक सही निर्णय ले सकेंगे। और क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, इसको सफल जनता को बनाना है, नेताओं को बनाना है और समाज के विभिन्न वर्गों को बनाना है। चूँकि एक स्वाद जो सबको मिलता है वो लगातार मिलता रहे, और हम लगातार बने रहेंगे ऐसे ही तमाम शख्सियत के साथ, सामाजिक लोगों से मिलेंगे और नेताओं से मिलेंगे, अफसरों से भी मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ फुल स्टॉप के साथ।